अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ प्लस। आइए सबसे पहले आज के अहम मामलात का खुलासा देखते हैं। डॉन लीक्स का मसला हल तो हो गया, मगर उबहम, सवालों के अंबार और शकूक फिर भी बाकी रह गए। आईएसपीआर को ट्वीट क्यों करनी पड़ी और अब क्यों वापस लेनी पड़ी? इसके पस मंजर में ऐसा क्या हुआ कि लोग तो वही जिम्मेदार ठहरे और उनके इनकार भी वहीं के वहीं है? तो समझ क्या आ रहा है और समझाया क्या जा रहा है? असल सवाल हर तरफ गर्दिश में है। भारत ने ना करके कुलभूषण को अपना बेटा माना और अब उसको बचाने के लिए वही किया जिसके लिए अस्करी इदारे और पाकिस्तान मुकम्मल तैयारी में है। कुलभूषण यादव को बचाने के लिए भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से राबता कर लिया। क्या मगरिब में भारत की स्ट्रॉन्ग लॉबी कुलभूषण को बचा पाएगी? पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी ने हैरान कर दिया। हडन इंडेक्स 51,000 की सतह भी अपूर कर गया। जायजा लेंगे कि इस जबरदस्त तेजी के पीछे मुहर्रिकात क्या क्या हैं। मुल्क के हर बड़े शहर में भत्ता माफिया, मनशियात माफिया, कब्जा माफिया के बाद एक और माफिया ने अवाम का जीना दो भर कर रखा है। आप अपनी गाड़ी पार्क करें तो पार्किंग की मद में फी घंटा 50 से 200 रुपए चार्ज किए जाते हैं। जो पर्ची दी जाती है उसको पढ़ें तो ना तो उस पर कोई हुकूमती जिम्मेदारी होती है और ना ही ठेकेदार का कोई अता पता। एक तो पर्ची माफिया का भारी भत्ता, ऊपर से आपकी लाखों की गाड़ी की कोई जमानत नहीं और हुकूमत इस पर खामोश दर खामोश है। आज की सबसे अहम तरीन खबर डॉन लीक्स के बहरान से मुतालिक रही, जिसके बारे में वाज़े तौर पर आज दिखाई दिया कि डॉन लीक का बहरान चंद ही दिनों में, बल्कि पलक झपकते ही हल हो गया। डॉन लीक का मसला हल हो गया, हल तो हो गया, मगर उबहम, सवालों के अंबार और शकूक फिर भी बाकी रहे। आईएसपीआर को ट्वीट क्यों करनी पड़ी और अब क्यों वापस लेनी पड़ी? इसके पसे मंजर में ऐसा क्या हुआ कि लोग तो वही जिम्मेदार ठहरे और उनका इनकार भी वहीं के वहीं है? तो समझ क्या आ रहा है और समझाया क्या जा रहा है? असल सवाल हर तरफ गर्दिश में है। आज इस्लामाबाद में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से तवील मुलाकात की और एक हफ्ते के अंदर कमर जावेद बाजवा, अब जो कि आर्मी चीफ हैं, और वजीर आजम की दूसरी मुलाकात हुई। वज़रा की और दीगर अस्करी अहम ओहदे पर बैठे हुए अफराद की तकरीबन 4 मुलाकातें हुई, अहम बैठकें हुई। और उसके बाद आज जो तवील मुलाकात हुई, इस मौके पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार भी मौजूद रहे। वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान तवील तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार, इसके अलावा वजीर खजाना इसाक डार वो भी मौजूद हुए। मुलाकात के दौरान आला तरीन सियासी और फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक डॉन लीक्स न्यूज लीक्स का जो मामला था वो डिस्कस हुआ और आखिरकार हल हो गया है। 29 अप्रैल का ट्वीट किसी इदारे या शख्सियत के खिलाफ नहीं था, लिहाजा ट्वीट को वापस ले लिया गया है, ये कहना था DGISPR का। आज की इस बड़ी खबर ने जहां तमाम सियासी और सहाफती हलकों को हिला के रख दिया, वहीं सवालों के अंबारों ने अपनी चीखों पुकार भी मचा दी है। एक कंफ्यूजन गर्दिश करती रही है कि किस बुनियाद पर ISPR को नोटिफिकेशन रद्द करने की जरूरत पेश आई और अब क्या अफहाम तफहीम से तय हुआ कि ट्वीट रद्द करनी पड़ी। क्या ये वाकई एक कंफ्यूजन है या ये सिर्फ एक मफरूजा है? बार बार सवालात उठ रहे हैं कि दरअसल असल कहानी हुई क्या है। पूरी कौम गूम और तजब्जुब का शिकार है। उसको अभी पता नहीं चल रहा कि असल में मसला कहां शुरू हुआ, किस तरह से तय हुआ और अब मामला कहां पर आकर रुका है। क्या इसमें वजीर आजम सुरखरू हुए हैं या पसे पर्दा को मुआहदा तय हुआ है?
सवाल यह भी उठ रहा है कि ऐसी खबर थी जिसकी वजह से ना सिर्फ सियासी बल्कि सहाफती और मुआशरती हलकों में भी ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि खुदा न खास्ता इस खबर की वजह से हुकूमत अब गई तो अब गई, मगर अब चूंकि ये मसला हल हो गया है तो ये खबर इस वक्त की बनी हुई जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, खास तौर पर पैनामा लीक्स के बाद बनी हुई सियासी सूरत हाल है, उसके लिए कितनी बेहतर हुई है, कितनी अच्छी हुई है, ऑपोजिशन के लिए किस तरह का पैगाम है, हुकूमत के लिए क्या पैगाम गया है, और इस सारे मंजरनामे में डॉन लीक्स का जो मसला हल हुआ है इससे दरअसल पैगाम क्या मिल रहा है। डॉन लीक्स का मामला हुआ है लेकिन किस बुनियाद पर हुआ है और कैसे हल हुआ है। उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जिनके खिलाफ पहले होनी थी, तो फिर मसला कैसे हल हुआ। और जबकि राव तहसीन और तारिक फातमी इन इल्जामात से आ रही हैं और तारिक फातमी साहब का खत भी सामने आ चुका है, तो इस तनाजुर में क्या वो असल बात जो कौम को बताना जरूरी थी वो बताई गई कि आखिरकार किसने किस तरह से गद्दारी की। आइए तज्जिया लेते हैं, सवालों का जवाब लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार आसमा शराजी साहिबा और साथ में माहिर अस्करी अमूर जनरल गुलाम मुस्तफा साहब। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा साहब ये कहिएगा सबसे पहले कि डॉन लीक्स का मामला हल हुआ है, क्या इसमें कोई उबहम अब बाकी है, क्या अभी भी सवाल बाकी है। आसमा साहब देखिए, डॉन लीक्स का जो मामला है वो हल तो हो गया, बहुत अच्छा हुआ, सिविलियन सुप्रीमेसी हुई, बहुत खुशी है एक डेमोक्रेट के तौर पे कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है। आर्मी चीफ ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी यकजहती और सॉलिडरिटी उसके साथ शो की है और ये कहा है कि आइन के मुताबिक होगा जो भी होगा। वो बात सब अपनी जगह पे है, लेकिन ये मामला अभी तक अपनी जगह पे मौजूद है कि किस तरह से ये खबर लीक हुई, क्योंकि इसके ऊपर एक नहीं कोर कमांडर्स के कई इजलास हुए, किस तरह से चीज़ें हुई। तो ये खबर लीकेज के तौर पे अगर थी तो ये कैसे लीक हुई, अगर फैब्रिकेट की गई तो किसने फैब्रिकेट की। मेरा ख्याल है ये एक मुअम्मा है जो कि हल नहीं हो सका, इसको हल होना चाहिए। इसमें जो असल चेहरे हैं उनको बेनकाब होना चाहिए। अदरवाइज़ जाहिर है कि मेरा अपना ये ख्याल है कि ये इस तरह के इशूज़ को बनाया गया था उस टाइम पे। एक बहुत सारी चीज़ें उस वक्त चल रही थी जिसके दौरान में ये चीज़ें हुई, उसमें एक्सटेंशन का मामला भी चल रहा था और बहुत सारी चीज़ें। सो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर जो सिविल मिलिट्री एक रिफ्ट पैदा की गई, उस रिफ्ट की वजह से दुश्मन ने बहुत फ़ायदा उठाया और इसका इबाम इसके अंदर मौजूद है। इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इन लॉन्ग टर्म इस तरह के मामलात को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि इस मामले को हल किया जाए। और अभी भी ये मामला जो हल हुआ है उसमें आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिल के बैठे हैं, बराह रास्त बात हुई है, तो ये मामला हल हुआ है। इसको बहुत सराहना चाहिए, इसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए और आगे जाके ये जो गैप्स हैं ये नहीं होने चाहिए या बीच के लोगों के साथ बात नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट बात होनी चाहिए ताकि जो मसले हैं वो हल हों और सिविल मिलिट्री जो रिफ्ट है ये आइंदा ना। मैं इससे पहले कि जनसा कंफ्यूजन गर्दिश कर रही है कि किस बुनियाद पर ISPR को नोटिफिकेशन रद्द करने की जरूरत पेश आई है और अब क्या फाहमो तफहीम से तय हुआ है कि ट्वीट रद्द करनी पड़ी। क्या ये वाकई कंफ्यूजन है आसमा साहबा? देखिए, ये कन्फ्यूजन मेरा ख्याल अब ख़त्म हो जाना चाहिए। कन्फ्यूजन इसलिए कि जितना भी बाल की खाल निकालेंगे उससे नुकसान ही होगा, उससे कोई सही बात नहीं होगी। लेकिन जाहिर है कि जब उन्होंने लफ्ज़ रिजेक्टेड इस्तेमाल किया और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, जिसको करोड़ों लोगों ने वोट दिए हैं, और वो उसके ऊपर एक मेजर जनरल जो है वो उठ के कह रहे हैं जी ये फ़लानी चीज़ और रिजेक्टेड, इसको पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इसको बहुत हदफ़े तनकीद बनाया गया, इसके ऊपर रिएक्शन शो किया गया। मेरा ख्याल है उस तनकीद के अंदर एक इस्लाह छुपी हुई थी और उस इस्लाह को किया गया। उसके बाद मेरा इसमें कोई छोटापन नहीं है कि जिस तरह से आज DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको कहा कि ये काबिल अफसोस था, काबिल मजम्मत भी था, या जो कुछ भी था उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, ये एक अच्छी और खुशाइंद बात है। और उन्होंने कहा कि उस ट्वीट के बाद जो हंगामा हुआ, देखिए उस ट्वीट के अंदर हंगामा था जिसके बाद वो हंगामा हुआ। केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगर हॉक्स बैठे हुए हैं दोनों तरफ, हुकूमत के अंदर भी और दूसरी तरफ भी, तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर इबहम जो है वो अब दूर हो जाना चाहिए, इस इशू को ख़त्म करना चाहिए। इसके अंदर गो के इबहम मौजूद हो सकता है, मुअम्मा है, लेकिन अब आगे बढ़ना चाहिए और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं
इस नई जो कि क़यादत है मिलिट्री की, उसके साथ जो पैदा हुए हैं उन ताल्लुकात को बहुत आगे लेके जाना चाहिए, बहुत मौसर अंदाज में, क्योंकि पाकिस्तान के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आपके तीनों हमसाए आपके साथ नाराज़ हैं, आपके साथ अफगानिस्तान के साथ आपके इश्यूज चल रहे हैं, हिंदुस्तान आपको धमका रहा है, ईरान धमका रहा है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर आपको एक मैसेज देना है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है, और वो आप जब तक एक सफ़े पे नहीं होंगे, जब तक एक साथ नहीं होंगे, वो मैसेज आप नहीं दे सकते। जनरल साहब, जिस तरह से फरमा रही है, अब डॉन लीक्स का मामला हल हुआ है, लेकिन किस बुनियाद पर हुआ, कैसे हुआ? आपने फौज में बेहतरीन पोस्ट पर और उम्र का कीमती अरसा गुजारा है, किस तरह आपके मुताबिक ये मामला हल हुआ होगा आपके मुताबिक? और इस सवाल को जरा, जो मैं सवाल आपसे पूछा, इसको इस तनाजुर में देखिए कि तारिक फातमी साहब और राव तहसीन दोनों ही तकरीबन इस खबर के बारे में इनकार कर चुके हैं। जनरल साहब, इसके बारे में तो परवेज रशीद साहब भी ये कह चुके हैं कि अगर खबर रखवाना ही वजीर का काम है तो फिर आपको मीडिया के बारे में तरीका पढ़ाने का चेंज करना पड़ेगा। तीनों फरीक इससे जिनको आज जो हुकूमत की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आया है उसमें कहा गया है, देखिए मामलात वाज़ेह नहीं हुए हैं। आज जिसको कहा जा रहा है कि मामले का हल हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत से ज़्यादा सवाल छोड़ गया है। पहले सिर्फ ये सवाल था कि किसने किया, क्यों किया, उसके मकासद क्या थे, उसके पीछे कौन था। ये सादा सा सवाल, उसका जवाब देने के बजाय आज बहुत सारे नए सवाल खड़े हो गए हैं। ये सवाल तो अपनी जगह मौजूद था, लेकिन ये भी सवाल खड़ा हो गया है कि ये जो तीनों लोगों ने जिन्होंने इससे इनकार किया है, इनके अलावा कौन शख्स था जिसने सब कुछ काम किया है? क्या उसको बचाया जा रहा है? अगर बचाया जा रहा है तो क्यों बचाया जा रहा है? और आर्मी ने अगर एक ट्वीट की थी, और आर्मी का बड़ा वाज़ेह एक प्रिंसिपल स्टैंड था कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, तो आर्मी ने अगर ये कदम उठाया है कि आज अपनी ट्वीट भी विड्रॉ किया है, और DGISPR ने बड़े वाज़ेह तौर पर ये बात की है कि हम सिविल सुप्रीमेसी को तस्लीम करते हैं, हमारे लिए ऐसा कोई मसला नहीं है, तो ये क्यों हुआ है सारा कुछ? तो सवाल तो बहुत सारे खड़े हो गए हैं, और ये भी एक सवाल बहुत बड़ा सामने आया है कि मामला तो था कौमी सलामती का, इसको एक सियासी मसला बनाकर सिविलियन सुप्रीमेसी का मसला क्यों बनाया गया इसको? ये एक और बड़ा सवाल है जो मेरे ज़हन में है, और ये मैं चाहूँगा कि हुकूमत वक्त इसका जवाब दे, मुझे भी और सारी अवाम को भी, कि कौमी सलामती का मसला जिसके अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे वज़ीर आज़म की है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान होने की हैसियत से, क्या उन्होंने इस सारे कौमी सलामती के मसले को इस तरीके से निपटाया है कि जिसके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं? तो फिर ये उनकी अपनी जो समझता हूँ फरास्त है उसके ऊपर भी, और हुकूमत की जो मजमूई अप्रोच है सारे इशू के ऊपर, उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो यस, मैं ये कहने में शायद हक बजानब हूँ, बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ मैं, कि सवालात ज़्यादा उठे हैं, जवाब बहुत कम आए। जनरल साहब, जरा मैं आसमा साहिबा से भी राय ले लूं। आसमा साहिबा, ये एक ऐसी खबर थी जिसकी वजह से सियासी और ख़ास तौर पर सहाफ़ती हलकों में ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि खुदा न ख्वास्ता हुकूमत अब गई तो अब गई। अब चूंकि ये मसला हल हो गया है, तो ये खबर इस वक्त की जो बनी हुई मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके लिए कितनी बेहतर और अच्छी है, और इस मजमूई तौर पर सूरत हाल का दरअसल पैगाम क्या मिल रहा है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हुकूमत कम से कम डॉन लीक्स के ऊपर तो नहीं जा सकती। आगे पानामा लीक्स के ऊपर JIT बन रही है, उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशंस होंगी वो सामने आएंगी, और उसका एक प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर जो है वो चल रहा है। ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के अंदर वाकई एक नया पाकिस्तान है, डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, सिविलियन गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी है। अलबत्ता एक बात का दुख है, जो कि हम बात कर रहे हैं कि आगे बढ़ना है और उसको आगे लेके चलना है, उसमें पार्लियामेंट का जो रोल है वो बहुत माइनस होता चला जा रहा है, और उसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। इस मुल्क में बादशाहत नहीं है, इस मुल्क में जमहूरियत है। इस जमहूरियत को हम जिस तरह से चाहते हैं इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जब हमें जमहूरियत की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके मुताबिक जो है वो ऐलानात करते हैं, उसके बारे में बयानात देते हैं, लेकिन जहाँ लोगों को डिलीवर करने की बात आती है, जमहूरियत के कुछ देने की बात आती है, तो हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन हो जाती है, वहाँ बादशाहत आ जाती है, हमारे हुक्मरानों का जो अंदाज़े हुक्मरानी है। इससे आगे बढ़ना है, ये जो है आगे चलने की बात है। इसके अंदर आपने मिल के काम करना है, और जब तक सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, जब तक कि पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर फैसले नहीं होंगे, पार्लियामेंट के अंदर, तब तक तब्दीली नहीं आ सकती, तब तक नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। और जिस तरह के चैलेंजेस इस वक्त हैं, मैं खैर पार्लियामेंट को बहुत एक्टिव करने की ज़रूरत है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज खुद मियाँ साहब के लिए एज वज़ीर आज़म है। अगर वो चाहते हैं कि इस तरह के बुहरान ना हो, अगर वो चाहते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो
डोमिनेट करे, अगर वो ये चाहते हैं कि मसाइल का हल जो है वो मेरिट की बुनियाद के ऊपर हो, तो मेरा ख्याल है उनको पार्लियामान को फरामोश नहीं करना चाहिए, दरगुजर नहीं करना चाहिए, और आने वाले दिनों में इसके अंदर और इसके बारे में फैसले करने चाहिए। तब कहीं जाके पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत भी मजबूत होगी और जो तासुर दिया जा रहा है कि बादशाहत है वो तासुर भी खत्म है। तो जलल साहब, सवाल मैं आपके आगे रखता हूँ, अब चूंकि मसला हल हो गया तो ये खबर इस वक्त की जो बनी हुई मुल्की सियासी सूरत हाल है या मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है उसके लिए कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है? अब जो कुछ हुआ इससे पैगाम क्या गया? देखिए, कई किस्म के पैगाम मिल रहे हैं। एक तो बड़ा वाज़ेह पैगाम ये मिला है कि अफ़वाज पाकिस्तान इस किस्म के किसी एडवेंचर के हक़ में नहीं है जो जमहूरियत को या हुकूमत को नुकसान पहुंचा सके। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम सबको मिला है, और इसके लिए आर्मी ने यह भी पैगाम दिया है कि हम अपने प्रिंसिपल स्टैंड तक से पीछे हटने को तैयार हैं, और एक बहुत फरागदिली का मुजाहरा किया गया है जिसको बाद लोग अजीब किस्म का रंग दे रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा पैगाम है। और ये भी एक पैगाम दिया गया है कि अगर हुकूमत की तरफ से कुछ लोग बाकायदा खुदकुशी पर आमादा थे तो आर्मी ने ये सब कुछ ये एक्सेप्टेंस दे के उससे भी पीछे हट गए हैं, और अब हुकूमत वाज़ेह तौर पर मैदान में है और अपनी गवर्नेंस के ज़ोर पर ही जो कुछ करना चाहेगी वो करेगी। एक पैगाम दुनिया के लिए भी है कि पाकिस्तान की फ़ौज अपने मुल्क की, अपने कौमी सरहदों की और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है उसकी जंग में पूरी तरह यकसू है, और इस सिलसिले में जो भी रास्ते में रुकावटें आएंगी, चाहे वो डॉन लीक्स का मसला ही क्यों ना हो, वो उससे भी आगे निकल कर सिर्फ़ और सिर्फ कौमी सलामती की और जो सरहदों की सूरत हाल है उनको संभालने में अपनी पूरी यकसुई और पूरे ज़ोर और शोर के साथ लगी हुई है। और एक पैगाम हुकूमत के लिए भी है कि जो हुकूमत ने जिस तरीके से सारे मसले को हैंडल किया है, हुकूमत की गवर्नेंस भी बेनकाब हुई है, और ये इनसेंसिटिव मैं कहता हूँ कि ये जो एहसास से एक आरी भी नज़र आई हुकूमत के भाई इस डॉन लीग के फरीक अवाम भी हैं, और इस डॉन लीग के फरीक वो फ़ौजी जवान और अफसर भी हैं जिस वक्त महाजों पर हम सब के लिए अपनी जानों की कुर्बानी हम वक्त लगाने के लिए तैयार भी हैं और दे भी रहे हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफा साहब, साथ में आसमा शाही साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तज्जिया देने। ये इंतहाई अहम मामला था जिसके बारे में जो सवालात उठ रहे हैं उनका जवाबात पूरी कौम तजब्जुब का शिकार है कि उनके जवाबात अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। खास तौर पर इमरान खान साहब ने जो अब कहा है कि ये डॉन लीक्स की जो तहकीकाती रिपोर्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसके ऊपर आई है वो सामने आनी चाहिए, क्यों नहीं सामने आ रही, ये उनकी राय है। क्या ये राय दुरुस्त है या ठीक है या नहीं है? बहरहाल तमाम हलकों में ये गुफ्तगू हो रही है, चहमगोइयाँ हो रही हैं कि आखिर क्या ऐसा मामला हुआ कि ये खबर अब ट्वीट वापस हुई, इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, कौन सी ऐसी वजूहात हुई जिसकी वजह से ये इंतहाई अहम मामला सुलझ गया। आज की एक और इंतहाई अहम खबर जिसने तहलका मचाए रखा उसका ताल्लुक कुलभूषण यादव से है। भारत ने ना करके कुलभूषण को अपना बेटा माना और अब उसको बचाने के लिए वही किया जिसके लिए अस्करी इदारे और पाकिस्तान मुकम्मल तैयारी में है। कुलभूषण यादव को बचाने के लिए भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से राबता कर लिया है। भारत की जानिब से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लिखे गए खत में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान पर वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया है। आईसीजे की जानिब से गुज़श्ता शब जारी होने वाली जो प्रेस रिलीज है, जो कि आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाते हैं, प्रेस रिलीज के मुताबिक भारत का यह दावा है कि इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने ईरान से अगवा किया और बाद अज़ा यह जाहिर किया गया कि उसे 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ यह कहा गया कि कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई न दिए जाने के मामले पर भारत ने अपनी अपील में कहा है कि मुताद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद पाकिस्तानी इंतजामिया भारत को कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई फराहम नहीं कर रही है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या मगरिब में भारत की स्ट्रॉन्ग लॉबी कुलभूषण को बचाएगी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के राबता करने से कानूनी तौर पर क्या मतलब है और इससे क्या कुलभूषण की सजा रुक सकती है? किन किन फैक्टर्स की वजह से ऐसा हो सकता है? आइए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामीन बैरिस्टर राशिद कुरैशी साहब। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, लंदन से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, ये कहिएगा कि हम कुलभूषण यादव से मुतालिक जरा हमें ये क्लियर कीजिएगा कि आप आपकी राय लेना चाहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब भारत ने राबता किया है तो इसका कानूनी तौर पर मतलब क्या है और इससे क्या कुलभूषण की सजा रुक सकती है? अगर रुक सकती है तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है? सबसे पहले तो उन्होंने वहां पे इंजंक्शन की एप्लीकेशन दी है सादा अल्फाज में।
उसमें उन्होंने 3 चीज़ें कही हैं। सबसे पहले कि उनकी सज़ा की एग्जीक्यूशन रोकी जाए, मेन के सजाए मौत पे अमल दरामद रोका जाए। दूसरा, उन तक एक्सेस दी जाए जो भारतीय हुकूमत है उसको। तीसरा, कि अगर उनके कोई राइट्स हैं उन राइट्स के बारे में तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाए। ये 3 चीज़ें उन्होंने उस एप्लीकेशन में की हैं जो 8 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने भेजी, जिसका आगे मतन या रिपोर्ट 9 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया। अब उस सिलसिले में होगा ये कि पाकिस्तानी हुकूमत उस पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। ठीक है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत के जो केस है वो इस हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो इसको कह सकते हैं कि ये इनएडमिसिबल एप्लीकेशन इस हवाले से नहीं है कि पाकिस्तान ने इस पर पूरी कानूनी कार्रवाई की है, पहली बात। दूसरी बात कि वो बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुए हैं, 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार हुए। उसके बाद 25 मार्च 2016 को भारतीय हुकूमत को इस बारे में आगाह किया गया, जो कि एक तरीकाकार होता है स्टेट्स के दरमियान। तो इस हवाले से जो कानूनी तकाजे थे वो सारे पूरे किए गए। अब जो इल्ज़ाम उन पे है वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ के हवाले से है कि बलूचिस्तान में वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे। वहाँ पे जो भी दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हो रही थी उसको वो बिलवास्ता या बिलावास्ता सपोर्ट कर रहे थे। उस पूरे अमल के दौरान जो एक अहम चीज़ है कि उनका एतराफ़ी बयान सामने आया, उस एतराफ़ी बयान के हवाले से या उसकी मौजूदगी में सजा सुनाई गई। तो इस हवाले से केस ये बहुत कमज़ोर है भारतीय हुकूमत का। अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए हैं तो उसके बारे में अगर हम प्रॉपरली अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका इस किस्म का क्लेम इंजंक्शन का जो है वो वहाँ पे एडमिट होगा या उसकी कोई पजीराई होगी। अब पाकिस्तानी हुकूमत पे है कि वो उसको किस तरह लेते हैं, किस तरह प्रोसीड करते हैं। अब इस पूरे सिलसिले में जो इंडियन मीडिया पोर्ट्रेट कर रहा है कि उनको इंजंक्शन मिल गया है या वो उन्होंने उसकी एग्जीक्यूशन रोक ली है, तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। इस पे कोई ऑर्डर नहीं हुआ आज की दिन तक। प्रोसीडिंग्स हुई है, प्रोसीडिंग्स के अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस समझता है तो वो फिर उसको रोक सकता है। लेकिन इसमें एक अहम चीज ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई भी राय वो मैंडेटरी नहीं होती, वो एडवाइजरी होती है। यानी कि उस पे अमल दरामद करना पाकिस्तान की मजबूरी नहीं होगी। उसकी आगे भी पूरी दुनिया में मसाले हैं जहाँ पे बहुत सारी जगह पे बहुत सारी स्टेट्स ने उन पे अमल दरामद, उनके फैसलों पे या उनके एडवाइस पे अमल दरामद नहीं किया। राइट। अच्छा, एक और सवाल वो ये है कि जो स्टांस इंडिया ले रहा है और जो पाकिस्तान का स्टांस है, जब वियना कन्वेंशन की बात हो रही है तो आपके मुताबिक क्या भारत का स्टांस ठीक है और पाकिस्तान की स्टैंडिंग्स ठीक है? और पाकिस्तान की स्टैंडिंग्स दरअसल है क्या जिसकी बुनियाद पर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पर है? अच्छा, जो इंडिया की स्टैंडिंग है वो इस बारे में वो आर्टिकल 36 सबसेक्शन 1B जो वियना कन्वेंशन का है उसके अंडर उन्होंने एप्लीकेशन की है। ठीक है। उनका ये ख्याल है कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स थी वो प्रॉपरली नहीं हुई या लीगल प्रोसीडिंग्स में उनको प्रेजेंट करने वाला प्रॉपरली कोई नहीं था, उस वजह से वो इस पे एतराज कर रहे हैं। ठीक है। अब इस पूरी सूरत हाल में एक शख्स जो बलूचिस्तान से पाकिस्तान के इलाके से पकड़ा गया, फिर उस वो कार्रवाइयों में मुलव्वस था, फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस था। राइट। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे मौजूद थे लंदन से माहिर बैनुल-अक़वामी क़वानीन, और उनके मुताबिक जो पॉइंट सामने आया है वो इंतहाई अहम पॉइंट है। वो ये कि अगर फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आ भी जाता है तो पाकिस्तान उसका पाबंद नहीं है उसको मानने का, और ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जिसने हैरान करके रख दिया है, अपना ही बना हुआ रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इंतहाई अहम तरीन सतह पर पहुंचा। एक ब्रेक लेते हैं और इसके फैक्टर्स को जानेंगे कि ऐसा इन दिनों में हुआ क्या कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज इंतहाई सतह पर पहुंची है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी ने हैरान करके रख दिया। स्टॉक एक्सचेंज ने 26 जनवरी 2017 को बनाया हुआ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुलंद तरीन सतह यानी 50,935 पॉइंट्स पर बंद होने में कामयाब हुई। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्कियाती बैंक और मूडीज की जानिब से पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात के अमल को सराहा जा रहा है। मजमूई तौर पर देखा गया है कि स्टॉक मार्केट में खुशगवार हवा का झोंका आया है,
यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी नए रिकॉर्ड बना रही है। गुज़श्ता रोज स्टॉक एक्सचेंज ने, बल्कि आज स्टॉक एक्सचेंज ने 26 जनवरी 2017 को बनाया जाने वाला 50,192 पॉइंट्स का जो अपना ही रिकॉर्ड था वो तोड़ डाला और 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। जो स्टॉक मार्केट के तज्जियाकार हैं, स्टॉक तज्जियाकार एनालिस्ट हैं, उनके मुताबिक MSCI में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो शमूलियत का ऐलान है वो 15 मई को होगा, जिसके बायस मकामी और बैरूनी सरमायाकार बढ़ चढ़कर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमाया लगा रहे हैं। एक फैक्टर ये बताया जा रहा है, माहिरीन ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट में शमूलियत से मकामी स्टॉक मार्केट में 40 से 50 करोड़ डॉलर की नई सरमायाकारी आने का इम्कान है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। आइए जरा तज्जिया लेते हैं कि आखिर इस कदर हैरान कुन तेजी के दरअसल मुहर्रिकात क्या है और क्या ये जो फिगर्स आए हैं ये मजीद बढ़ सकते हैं और इसको मुस्तहकम करने के लिए कौन कौन से हालात साजगार होंगे। मुस्तकबिल में आने वाले हालात जो है, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं वो कितने असरअंदाज होंगे। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है माहिर स्टॉक मार्केट और AKY सिक्योरिटीज के प्रेसिडेंट अमीन यूसुफ साहब। अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस कदर हैरान कुन तेजी के पीछे दरअसल फैक्टर्स क्या है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? देखिए, आपने खुद अपने इंट्रो में काफ़ी चीज़ें बता दी कि MSCI में हम जा रहे हैं, उसमें जो स्टॉक्स आ रहे हैं तो उनमें आप देख रहे हैं कि बाइंग दिखने में जा रही है। उसमें कुछ फर्टिलाइज़र से रिलेटेड हैं, कुछ ऑयल से हैं, कुछ सीमेंट से हैं। प्लस आप देखें कि रिटेल एंड से भी काफ़ी पार्टिसिपेशन मार्केट में नज़र आ रही है। 51,000 का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर रही है। आज भी अगर मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो मार्केट ने प्लस और माइनस नंबर्स भी दिखाए हैं, लेकिन क्लोज पे फिर भी मार्केट 30 प्लस पे बंद हुई और 51,000 के ऊपर ही मार्केट बंद हुई है। तो लग ये रहा है कि बेहतरी नज़र आ रही है। प्लस बजट भी सर पे है, बजट में भी देखने में आ रहा है कि कुछ चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी होगा और गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इंसेंटिव दे। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, बोनस से रिलेटेड जो टैक्सेशन का इशू है उस पर भी शायद स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से काफ़ी चीज़ें गई हैं और भी टैक्सेशन की तरफ से जो हैं प्रपोजल्स गए हुए हैं। इसमें देखिए लिस्टेड और नॉन लिस्टेड पे भी गया हुआ है कि जो कंपनीज यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराती हैं उनको इंसेंटिव दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज मार्केट में लिस्ट हो। तो इससे ये होगा कि मार्केट का बेस बढ़ेगा और कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगी। तो क्या इसको हम फिर शॉर्ट टर्म कहें या ये लॉन्ग टर्म होगा? देखिए, सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म ही होंगी। ऑब्वियसली अगर हम हमारी मार्केट की अगर परफॉर्मेंस देखें, अगर हम 5 साल के एनालिसिस करके देख लें, जिसने 5 साल पहले अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की होंगी तो उसने बहुत सारे रिटर्न्स बनाए हैं, जो एक अगर देखा जाए तो जो सेविंग रिटर्न को भी, सेविंग इन्वेस्टमेंट की रिटर्न को भी बीट कर रहा है। और सबसे बड़ी वजूहत ये है कि ज़्यादा मार्केट में पैसा क्यों आ रहा है, उसकी वजूहत है कि बैंक रेट बहुत कम है, इंटरेस्ट रेट बहुत लोअर साइड पर है और स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो 13 से 14% यील्ड दे रहे हैं, तो लोग उसमें भी आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। MSCI की वजह से भी है और प्लस बहुत सारी और भी वजूहत हैं। देखें, इकनॉमिक सही चल रही है, उसमें कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही है, बिजनेस इन्वायरमेंट भी सही है। अलबत्ता पनामा का थोड़ा सा इशू था जो ऑब्वियसली मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में देखें एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग पाकिस्तानी मार्केट के लिए और इकोनॉमी के लिए ये हो सकती है कि ऑयल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं। अगर ऑयल की प्राइसेस नीचे जाती हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ जाएगा और इसमें के फ़ायदे होंगे, आवाम को भी फ़ायदा होगा। लेकिन वही डिपेंड करता है कि प्राइसेस कहाँ जाके ऑयल की, लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में भी तो 50 से बिलो जा रही है, लेकिन लग रहा है कि नीचे रहेंगी प्राइसेस, तो विच इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल एज फॉर द मार्केट। लेकिन जब हम मजमूई तौर पर पॉलिटिकल फैक्टर की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन फैक्टर जो कि असरअंदाज होता है पूरी इकोनॉमी के ऊपर, खासतौर पर स्टॉक मार्केट के अंदर, तो अब चूंकि अभी आज ही की बात है कि ये जो डॉन लीक्स का मामला है वो हल हुआ है, कल जाहिर है इसका असर भी दिखाई देगा स्टॉक मार्केट के अंदर। पनामा केस कुछ हद तक ठीक हुआ, मजीद अभी कुछ आना बाकी है। तो जिस स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये सस्टेनेबल रहेगा या नहीं रहेगा, तो क्या ये जो 2 फैक्टर्स जिनकी मैं पॉलिटिकल फैक्टर्स आपको बता रहा हूं, ये असरअंदाज हो सकते हैं इस स्टेबिलिटी के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज की? देखिए, इसमें ये होगा कि टेम्पररी मार्केट इसका इफेक्ट लेगी। ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बैंक में कोई इतना अच्छा रिटर्न लोगों को मिल नहीं रहा है और मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी अवेलेबल है। फंड्स का आप साइज़ देख लें, अगर 5 साल के एनालिसिस कर लें फंड्स का भी, तो फंड्स के साइजेस बहुत छोटे होते थे। अब AMC कंपनीज भी हैं जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके साइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आपने थोड़ा अर्सा पहले देखा, एक हफ्ते 10-15 दिन की पहले अगर एनालिसिस करें, जो फॉरेन सेलिंग हुई थी ऑब्वियसली फंड्स वालों ने ही माल सारा पिक किया है। तो ऑब्वियसली आज और कल में थोड़ी सी फॉरेन बाइंग वापस मार्केट में देखने में आई है। तो अब अगर आप पहले वाली मार्केट नहीं रही, अगर आप पिछला 2008 का एनालिसिस करें कि 2008 में मार्केट ने क्रैश किया था, वो मेरे ख्याल में सिचुएशन आ नहीं सकती, क्योंकि फंड्स के बहुत साइज़ बड़े हो गए हैं
और लोगों को भी अब तमीज़ आ गई है कि किस तरह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन एक अगर कोई भी पॉलिटिकल फ्रंट से कोई न्यूज़ आती है तो उससे टेम्प्रेरी मार्केट उसका इफेक्ट लेती है, लेकिन वापस एब्जॉर्ब हो जाती है सेलिंग की वजह से, क्योंकि फंड्स माल पिक कर लेते हैं और लोग डिस्काउंट पे इंतज़ार कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। और देखें, अगर ओवरऑल अगर दूसरी दुनिया की मार्केट्स देख लें तो हमारी मार्केट में इतने अच्छे रिटर्न्स हैं, कहीं और रिटर्न्स इतने अवेलेबल नहीं हैं। तो अब ये भी हमें देखना चाहिए। देखिए, जो भी अगर पॉलिटिकल फ्रंट से चीज़ें होती हैं, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्टेड है वो तो अपना काम सही कर रही है, वो तो अपना प्रॉफिट बना रही है। अगर फर्ज करें, अगर आप रोज़ाना दूध की कंपनी है, वो दूध बना रही है, आपने दूध पीना छोड़ नहीं दिया, आपने चाय पीना छोड़ नहीं दी, तो वो तो काम करेंगे, उनके प्रॉफिट्स तो रहेंगे। कोई भी न्यूज़ पॉलिटिकल फ्रंट से आती है, ठीक है, उसको मार्केट डिस्काउंट करेगी, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस तो है। कंपनी की जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो वो मार्केट में रिफ्लेक्ट कर रही होती है। लेकिन सर, क्या इस तेजी पर हमें खुशी मनाना और इसको पाकिस्तान की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के लिए विटामिन्स करार देना, ये ठीक होगा? ये ठीक है? हम सही एक्साइटेड हैं? देखिए, उसमें हमें खुशी तो मनानी चाहिए। जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो खुश भी होना चाहिए, तो बुरी चीज़ें होती हैं तो लेकिन उसमें फिर सब्र करना चाहिए। मसला सिर्फ ये है कि हम नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, कि हमेशा नेगेटिव हम सोच रहे होते हैं। हमें पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी। ये तो आप मान लें कि हमारी मार्केट बेहतर है, दुनिया की बेहतर मार्केट में है, तभी फॉरेनर्स इन्वेस्टर आ रहा है। चाइनीज़ इन्वेस्टर क्यों इस मार्केट में 40% स्टेक लेने आया, उसको कोई चीज़ नज़र आ रही है आगे की, तभी वो 40% स्टेक इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो कुछ ना कोई चीज़ उनको नज़र आ रही है, तभी वो चाइनीज़ आ रहा है, सीपैक में भी आ रहा है, पाकिस्तान में उसको कुछ चीज़ नज़र आ रही है। अब अमीन साहब, बार बार हम जब बात करते हैं कि MSCI सिर्फ एक यही फैक्टर है इस कदर हाई रेट होने का, इतनी बड़ी हाई फिगर होने का स्टॉक मार्केट 100x का, या कि इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रिटेल इन्वेस्टर भी मार्केट में आ रहा है, डिविडेंड यील्ड की वजह से भी आ रहा है, और प्लस देखें, ये तो आप कह रहे हैं एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन मार्केट में आपके पास एवेन्यूज़ नहीं है। लोगों के पास इस रियल एस्टेट और स्टॉक एक्सचेंज के अलावा कोई एवेन्यूज़ नहीं है। अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो उसमें आपकी लिक्विडिटी फ़ौरन अवेलेबल नहीं होती। स्टॉक एक्सचेंज एक वाइड जगह है जहाँ 3 दिन में 2 दिन में अपने पैसे आप लिक्विडेट कर लेते हैं। तो ये एक लिक्विडिटी का फैक्टर भी है, लोग इसमें भी आ रहे हैं, इसकी वजह से भी लोगों का रुझान है। और लोग कैश पे भी बैठे हुए होते हैं, जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे होते हैं और मार्केट में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो ये तो फैक्ट को आप डिनाई कर ही नहीं सकते कि बैंक रेट तो आपको ऑब्वियसली कम मिल रहा है, तो आपके पास कोई एवेन्यूज ही नहीं है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया के लिए तज्जिया देने के लिए। ये वो हालात हैं, ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो दरअसल ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकॉनमी मजीद ग्रो कर रही है। और खास तौर पर जो स्टॉक मार्केट में एक बड़ी तेजी देखने में आई, जो हैरान कुन तेजी थी, उसके दरअसल फैक्टर ये थे जो कि अमीन यूसुफ साहब ने बताया है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर खास तौर पर पॉलिटिकल फैक्टर भी है, और जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और चाइना जो 40% इन्वेस्ट कर रहा है, ये इंतहाई अहम पॉइंट्स थे जिसको समझना जरूरी था, जो गुत्थियां सुलझ रही हैं। और इसके बारे में जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म है। अब जैसे जैसे सिचुएशन बनती जाएंगी, पॉलिटिकल सिचुएशन या दीगर हालात बनते जाएंगे, उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो होगा, लेकिन वो वैक्यूम खत्म होता जाएगा और स्टॉक मार्केट मजीद आगे बढ़ती जाएगी। न्यूज़ प्लस ने हमेशा से ये कोशिश की है कि अरबाब इख्तियार हो, अवाम हो, कोई भी मुतल्लिका इदारा हो, मुतल्लिका शख्स हो या अशखास हो, उस तक वो अहम मसले की आवाज़ पहुंचाई जाए जो दरअसल या तो नागुज़ीर हो चुका है पहुंचना, या फिर उमूमी तौर पर इन तमाम हलकों की आंखों से ओझल है। आज जो हम मसला उठाने जा रहे हैं वो इतना अहम है और इतना छुपा हुआ है कि जाने अनजाने में हमें उसका पता नहीं है। उसका ताल्लुक हमारे मुआशरे में सर नहीं उठा रहा बल्कि सर उठा चुका है, और ये जो सर उठा चुका है उसका ताल्लुक एक नए माफिया से है। आप, मैं और मेरे वो नाज़रीन जो मुल्क के बड़े शहरों में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, कराची में, कोयटा में, फैसलाबाद में, पेशावर में, ये जो बड़े शहरों में रहते हैं, उनको ये मसला हर रोज पेश आता है। मुल्क के हर बड़े शहर में भत्ता माफिया का नाम आप सुनते रहे, मुल्क के हर बड़े शहर में मनशियात माफिया का नाम आप सुनते रहे, मुल्क के हर बड़े शहर में कब्जा माफिया का नाम आप सुनते रहे। कब्जा माफिया के बाद एक और माफिया ने जीना दो भर कर दिया है अवाम का, और वो है पार्किंग में, यानी जाली पार्किंग में जाली पर्ची माफिया का। आप या मैं अपनी गाड़ी को पार्क करें तो पार्किंग की मद में फी घंटा 50 से 200 रुपए चार्ज किए जाते हैं। चले भाई, आपने चार्ज कर लिए, हमारी गाड़ी सेफ है,
बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि जो पर्चियां हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, ऐसी हजारों की तादाद में पर्चियां हैं जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है, ना इनका कुछ जानने वाला है, ना कोई इनके आगे इनकी कोई गारंटी है। एक पर्ची हमारे हाथ लगी जिसमें लिखा है मंजूर शुदा पार्किंग इन स्टैंड। मैं पर्ची वो दिखाना चाहता हूं अपने नाजरीन को। ये गाड़ी पार्क हुई मंजूर शुदा पार्किंग स्टैंड, और उस पर्ची के ये देखिए जरा, अब इस पूरी पर्ची को जरा इसको कंटिन्यूस दिखाइए। इस पूरी पर्ची के अंदर ना तो कोई किसी गवर्नमेंट इदारे की कोई लोगो है, ना स्लोगन है, ना इसके अंदर किसी मुताल्लिका शख्स का नाम लिखा है, ना उसका कोई फोन नंबर लिखा है। ये किस जगह की पर्ची है, किस जगह की पार्किंग की पर्ची है, ये भी पता नहीं है। और खुदा ना खास्ता, अगर खुदा ना खास्ता आपकी या मेरी मोटरसाइकिल या गाड़ी चोरी हो जाए, तो जरा आप सच्चे दिल से बताएं, जो समझदार लोग हैं, कि ये जो पर्ची आपके हाथ में है, ये हम किसको दिखाकर क्लेम करें, क्योंकि वो साहब तो इनकारी हो जाते हैं। पर्ची को पढ़े तो ना तो इस पर कोई हुकूमती जिम्मेदारी होती है और ना ही किसी ठेकेदार का आता पता है। हाँ, इसके सबसे नीचे एएस जरूर लिखा हुआ, एएस। अब एएस कौन है, किसका नाम है, कुछ पता नहीं है। एक तो पर्ची माफिया का भारी भत्ता, ऊपर से आपकी लाखों की गाड़ी की कोई जमानत नहीं है। यानी इस पर्ची पर या इस पार्किंग में आपके पास या मेरे पास ना तो कोई हुकूमती लोगो प्रिंट होता है, ना ही इस पर किसी मुताल्लिका इदारे या मुताल्लिका शख्स का कोई नंबर या नाम दर्ज होता है, और ना ही कोई जिम्मेदारी वहां पर मौजूद होता है कि हम किसी को शिकायत कर सके। किसी भी खाली प्लॉट में करते क्या है, कोई भी आपको खाली प्लॉट मिलता है, वहां पर ये माफिया उस प्लॉट के मालिक से मिलकर उसको पैसे देके पार्किंग कराता है, आपको एक पर्ची देता है, जो पर्ची मैंने आपको दिखाई है। और अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई, या चले चोरी नहीं हुई, उसका कुछ सामान चोरी हो गया, या उस गाड़ी को कोई स्क्रैच पड़ गया, या डेंट पड़ गया, या उसको कोई नुकसान हो गया, तो पहली तो बात है वो उसको मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं होगा कि आप पहचान सके। और अगर आप या मैं कोई कानूनी चाराजोई करना चाहें, तो इस सादा पर्ची पर कानूनी तौर पर कोई कानूनी चाराजोई भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इस पर तो कुछ दर्ज ही नहीं है। ना हुकूमत इसको चेक करती है और ना ही आप कोई शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि पार्किंग के वक्त आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है कि आपने साथ वाले प्लाजा में जाना है या किसी जगह पर जाना है, फैमिली आपके पास है और एक ही पार्किंग है, आपकी मजबूरी है कि वहां पर आप पार्क करें। लेकिन क्या इस पार्किंग के गेट पर, जो गेट है जहां पर एंट्रेंस है, कोई हुकूमती या इंतजामिया का कोई रजिस्टर शुदा बैनर या कोई डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए कि हम इत्मीनान से हो कि हाँ जी ये रजिस्टर्ड है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ये बाकायदा गवर्नमेंट ने इसे चेक किया है और अलाउ किया हुआ है, और इसकी जो इंतजामिया है वो कंट्रोल्ड है। हम सिर्फ एक पर्ची के एवज ये समझते हैं कि हमारी खून पसीने की कमाई से हासिल की गई जो लाखों की गाड़ी है वो महफूज है। तो जनाब ये ऐसा नहीं है। असल में हमारी आंख का धोखा होता है, जिसमें असल जिम्मेदार जिले इंतजामिया है, उसकी नाअहली है जो बार बार मुंह चढ़ा रही है। कोई भी शख्स हुकूमत की सड़क पर हाथ से लिखा हुआ एक टोकन देता है। एक और फैक्टर है, हाथ से लिखा हुआ 12 नंबर और 12 नंबर, ये दो टोकन होते हैं, वो एक आपकी मोटरसाइकिल या गाड़ी के साथ लगा दिया जाता है और एक आपके हाथ में है। वो जिसके हाथ टोकन आया वो ले गया और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं होता है, अगर कहीं आप किसी जगह पर पार्किंग कर दी और आप लेट हो गए काम करते हुए, लेट नाइट हो गए हैं, 10 बजे से आप 11, 12, 1 बज गया रात का, तो टोकन देने वाला खुद चला जाता है और आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल वहीं पर बेयारो मददगार पड़ी होती है। तो भाई उस टोकन का क्या फायदा, उस जगह का क्या फायदा? इसके ऊपर ना कोई इन्वेस्टिगेशन है, ना इसके ऊपर कोई मॉनिटर किया जा रहा है, और हुकूमत पर हाथ धरे बैठी है। ये कोई एक हुकूमत नहीं, तमाम सूबों की हुकूमतें ऐसे ही कर रही है। जरा लाहौर की इंतजामिया ने कुछ ली पार्किंग के नाम से कुछ काम शुरू किया हुआ है, कुछ बेहतर है, लेकिन मजमूई तौर पर ऐसा दिखाई नहीं देता और इनको पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और उस पर नजर रखना खास तौर पर हुकूमत के साथ साथ, इंतजामिया के साथ साथ जो मुआशरे के लोग हैं, आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है। और लेकिन सबसे बड़ा एक और अलमिया है कि जब हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं भाई गाड़ी खड़ी करनी खड़ी करो, नहीं तो साइड पर हो जाओ। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना गिरदो नवाज का बहुत सा ख्याल रखिएगा।